ठीक है, मुझे लगता है आपके लिए ये काफी है। नेक्स्ट आ जाती हूँ। मतलब आप देखो कुछ कुछ सेकंड ही लगाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे इस समय रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये चैप्टर बहुत लोगों का वीक होता है बेटा, तो उनको बहुत सपोर्ट की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से एक रहता है कि थर्मोडायनेमिक्स मेरी वीक है, पर समझ नहीं आता क्या वीक है। तो एक्चुअली कई बार हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और जब क्वेश्चन करते हैं तो फंडामेंटल चीजें पता ही नहीं होती हैं, याद ही नहीं आती हैं, और हमें समझ नहीं आता हमारे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे। इसलिए मैं हर छोटा पॉइंट लेकिन फटाफट टच करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, और जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डीप होता चला जाए, और तब हर लाइन सुनना, हर लाइन डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और चैप्टर एक कंट्रोलर है एग्जाम का, इसका मतलब ये बात श्योर है कि थर्मोडायनेमिक्स, खासकर फर्स्ट लॉ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कॉमन है, सेकेंड और थर्ड लॉ तो बिल्कुल ही काफी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। और जब तक फर्स्ट लॉ क्लियर नहीं होता, सेकेंड और थर्ड लॉ सिर्फ याद करने से थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती, वो फील होनी चाहिए। जब तक थर्मोडायनेमिक्स फील नहीं होती आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगी। धोखे से कोई एक बन गया तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स आती है, और फैक्ट ये है कि थर्मोडायनेमिक्स जब तक फील नहीं होती वो बिल्कुल नहीं आ सकती। इसलिए अभी बार्गिन मत करिए कि ये पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा, है ना, बस खुले दिमाग से बस पढ़िए आप थर्मोडायनेमिक्स। ओके, राइट। अब बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की तरफ, लेकिन मैं क्योंकि 11th के बच्चों की तरह अभी आपको नहीं पढ़ा रही हूँ तो बहुत ब्रीफ में ये बात कहूंगी। लिखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो फटाफट ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर। मतलब क्लासिफिकेशन की बेसिस है एक्चुअली। तो यहाँ पर हम सिस्टम को किस आधार पर, किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मैटर ट्रांसफर। ओके, और सभी को पता है, पर यहाँ से ही वॉइड आना शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए ये उठा रही हूँ क्लास में। तो फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, लिखे। सेकेंड इज क्लोज सिस्टम, राइट, एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब बात आती है ओपन सिस्टम कौन, तो ये सभी हम सब लोग जानते हैं। हमारा 13th बैच है, सभी 12th पास बच्चे हैं, एक फंडामेंटल सब पढ़ चुके हैं। तो आप सामने होते तो मैं आप ही से पूछ लेती कि इन विच मास एंड एनर्जी या मैटर एंड एनर्जी बोथ कैन एक्सचेंज इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो लिख लीजिएगा, इन विच मास एंड एनर्जी, ध्यान देना मैंने एनर्जी कहा, बोथ कैन एक्सचेंज, मैंने हीट नहीं कहा। एनर्जी बोथ कैन एक्सचेंज in between system and surrounding। ठीक है, अब आप कहोगे एनर्जी और हीट क्या फर्क है? बहुत फर्क है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज का एक फॉर्म वर्क भी है। तो अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही लाइक एडियाबेटिक प्रोसेस, लेकिन फिर भी वर्क एक्सचेंज हो रहा है इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो इसका मतलब है कि वहां एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ठीक है बेटा, राइट। अब क्लोज सिस्टम में आती हूँ, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है उसी से इसका आइडिया लग जाता है कि इन विच ओनली एनर्जी कैन एक्सचेंज। ब्रीफ में लिख रही हूँ, शॉर्ट और करती जा रही हूँ जिससे कि आपकी स्पीड फास्ट हो सके। किसके बीच में, अपने आप लिख लो, इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा, किसके थ्रू ये एक्सचेंज हो रहा है बेटा? बाउंड्री के थ्रू। ये जो आपने पीछे बाउंड्रीज पढ़ी अभी मेरे साथ, राइट, तो बाउंड्री के थ्रू ही, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री जरूर होती है, तो इमेजनरी भी हो सकती है, तो उस बाउंड्री के थ्रू ही ये एनर्जी एक्सचेंज या मास एक्सचेंज हो सकता है, राइट। ओपन सिस्टम में दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, क्लोज में केवल एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। ओनली एनर्जी का मतलब क्या है? आइदर हीट एक्सचेंज और वर्क एक्सचेंज और बोथ। अपनी तरफ से लिखना बेटा, आइदर हीट एक्सचेंज, आई रिपीट, और वर्क एक्सचेंज और बोथ, देन इट इज क्लोज सिस्टम। ओके, आइसोलेटेड में लिखिए नाइदर मास
nor energy, ठीक है, can exchange in between system and surrounding। आ जाओ फटाफट इसको लिखो, लिखिए बेटा, है ना। अब यहाँ पर ये आइसोलेटेड और क्लोज्ड, एक्चुअली मैं इसे कुछ बताना चाहती थी आपको, राइट। आइसोलेटेड वर्ड जब आप कहते हो तो मतलब आप ना मास एक्सचेंज कर रहे हो ना एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, तो बच्चे कहते हैं भाई आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होगा। ये देखो, है ना, ये मैंने अभी एक सिस्टम बनाया जिसमें बेटा ध्यान देना, if it is piston cylinder, I repeat, if it is piston cylinder, right, but it is closed, अगर ये पिस्टन सिलेंडर है लेकिन बंद है बेटा, राइट, तब आप इसे क्या कहोगे। अभी इस वक्त ये क्लोज्ड सिस्टम है, क्यों, क्योंकि मैंने कहीं पर भी इंसुलेशन नहीं कराया है और उसके बावजूद, ठीक है, यहाँ कहीं कोई इंसुलेशन नहीं। अगर इंसुलेशन नहीं तो हीट का एक्सचेंज भी हो सकता है, वर्क का एक्सचेंज तो पिस्टन सिलेंडर दिखाया है, वर्क का एक्सचेंज हो सकता है, और क्लोज कर दिया है तो मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो नाउ इट इज एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। अगर मैं इसे इंसुलेट कर देती हूँ, ये देखो, है ना। अब मुझे कोई बताएगा इस समय, अब चैट पर ही बता दो कि ये किस तरह का सिस्टम हुआ, जल्दी बोलो। इज इट क्लोज्ड और आइसोलेटेड? हाँ, संयम का आंसर आ गया है मेरे पास। और बाकी लोग कोई एक दो और बताना चाहेगा? हाँ, ये क्लोज सिस्टम संयम ने बोला, अंशुल ने बोला क्लोज, लेकिन गीतांशु ने बोला आइसोलेटेड, अरिजीत ने भी बोला क्लोज ही होगा। गीतांशु बेटा, हाँ तापिशी, एडियाबेटिक तो आप प्रोसेस का नाम ले रही हो, मैं सिस्टम का टाइप पूछ रही हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल प्रोसेस आप सोच रहे हो कि इसमें एडियाबेटिक कराएंगे। हाँ, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि पिस्टन सिलेंडर अभी भी कांटेक्ट में है, यानी पिस्टन सिलेंडर है तो आप वर्क परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर वर्क, इसे कंप्रेस किया जा सकता है, इसे एक्सपेंड किया जा सकता है, तो वर्क एक्सचेंज पॉसिबल है। W इज नॉन जीरो, राइट, बट Q इक्वल टू जीरो, यानी हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है बट वर्क एक्सचेंज पॉसिबल है, राइट। और मास एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं है, तो वो तो हमें समझ ही आ रहा है। तो लेकिन वर्क एक्सचेंज क्योंकि पॉसिबल है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट आइसोलेटेड बेटा, क्लियर। सिमिलरली, लेकिन अगर मैं इसे रिजिड कर देती हूँ, अब जरा सोच समझ के आंसर देना, देखें कि, और यही पढ़ाने के लिए, एक्चुअली ये एग्जाम्पल पढ़ाने के लिए मैंने ये ओपन और क्लोज लिया है अपने रिवीजन क्लास में, वरना ये लेने का अभी 13 क्लास में इस पॉइंट को उठाने का कोई मतलब नहीं बनता था, वो भी रिवीजन में। तब आप मुझे बताना यहाँ पर कि अब ये क्लोज है या आइसोलेटेड है। मैं देख रही हूँ चैट, बताइए आप। अभिमन्यु ने कहा आइसोलेटेड, संयम ने भी कहा आइसोलेटेड, यश ने भी कहा आइसोलेटेड, निकिता और तापिशी ने भी कहा आइसोलेटेड। बेटा मैं भी इसे आइसोलेटेड ही कहूंगी फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ध्यान रखना कि अगर उसने नॉन पीवी वर्क का नाम ले लिया, राइट, तो ये आइसोलेटेड नहीं है। और ये मैं सिर्फ आप लोगों से कह सकती हूँ, 11th के बच्चों से तो नहीं कह पाऊंगी। जिस दिन 11th के बच्चों को पढ़ाऊंगी वो नॉन पीवी वर्क नहीं समझते, पर आप समझते हो, ठीक है। ऐसा वर्क जो कि वॉल्यूम एक्सचेंज से नहीं हो रहा है, ह्यूमन बॉडी वर्क हो गया, हाँ या नहीं, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, मैकेनिकल वर्क नहीं, यानी वो वर्क एक्सचेंज अभी भी हो सकता है। संयम, हाँ या नहीं। अगर मैं इस सिलेंडर को हाथ में उठाऊं, इसमें गैस मैंने बंद कर रखी है, और मैं इसे डमरू की तरह हिला दूं और ऐसा करती रहूं, तो क्या मुझे कुछ देर बाद ये गर्म होती महसूस होगी? अरे बोल बेटा। और मैं थकती महसूस होंगी, मुझे लगेगा मेरी एनर्जी कहीं जा रही है। लेकिन क्या ये सिस्टम अगर कोई वर्क ले ही नहीं रहा है तो फिर मेरी एनर्जी कहाँ जा रही भाई? लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इसलिए सही कहा है क्योंकि जब तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में
नॉन पीवी वर्क का थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल में अगर उसका जिक्र नहीं होता है तो हम लोग उसको क्योंकि अपनी मर्जी से कोई वैल्यू नहीं मान पाते हैं, तो हम एज्यूम करके चल रहे होते हैं इन न्यूमेरिकल्स कि वो 0 ही होगा, एंड दैट्स व्हाई हम उन न्यूमेरिकल्स में इसे आइसोलेटेड कह देंगे, राइट। और वो भी आइडियल आइसोलेटेड, मतलब ये मैं इंसुलेशन आइडियल मान रही हूँ, थर्मल फ्लास्क वाला नहीं, उसमें तो 4 घंटे में चाय ठंडी हो ही जाती है, क्यों मानते हो ना, वो भी आइडियल नहीं है एक्चुअली। तो ठीक है, तो नॉन पीवी वर्क अस्तित्व ने पूछा कि क्या होता है बेटा, जो तुम सुबह से शाम तक अपनी एनर्जी खर्चा करते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, सीढ़ियां उतरते हो, है ना, सुबह से रात तक पढ़ाई करते रहते हो, बहुत सारे खेल कूद कर लेते हो, लेकिन उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता रहता हर वक्त आपका। तो जितने वर्क जो है बेटा अस्तित्व, हाँ अच्छा ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। जितना वर्क वॉल्यूम का बिना चेंज करे हो रहा है सिस्टम के द्वारा या सिस्टम पर, वो क्या कहलाते हैं, नॉन पीवी वर्क। और इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी वर्क। और फिर से कहती हूँ, सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी रिवीजन क्लास है, कभी धोखे से थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जैसे अभी मैंने पूछा, इट्स नॉट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो मैं तो इसे आइसोलेटेड नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं इसे उठाकर अगर डमरू की तरह हिला दूं तो थोड़ी देर में इसके अंदर अगर मैंने गैस भरी है तो गर्म होने लग जाएगी। हाँ, बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जब तक वो वर्क नहीं मेंशन होता हम उसे एज्यूम करके चलते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उस हिसाब से आपको फिल्टर करना पड़ेगा एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन को। तो अब मैं इसके नीचे कंडीशन लिख देती हूँ कि ये आइसोलेटेड तो है, आइसोलेटेड सिस्टम आप भी लिख दे, इसीलिए मैं ब्रीफ में नोट्स बनाने को कह रही हूँ। वो जरूर है ये रिवीजन क्लास, लेकिन रिवीजन क्लास में मैं हर वो स्पेशल पॉइंट उठाऊंगी, नॉर्मल पॉइंट फटाफट पढ़ाऊंगी, लेकिन स्पेशल पॉइंट जो उठाऊंगी उस पर रुकूंगी। जैसे यहाँ मैं ज्यादा रुकी और टाइप ऑफ सिस्टम में उतनी देर नहीं रुकी, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों का टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आइसोलेटेड सिस्टम जरूर लिखूंगी, लेकिन यहाँ एक कंडीशन मान के यहाँ लिख लो, एज्यूम नॉन पीवी वर्क इक्वल टू 0। इसको नॉन, बस ठीक है, अभी ज्यादा इसके नाम अभी नहीं लूंगी क्योंकि ये वर्क आएगा आगे, गिब्स एनर्जी वगैरह में सामने आएगा। तो अब आप समझ गए कि यस आप इसे आइसोलेटेड लीजिए, लेकिन कौन सा क्वेश्चन है पहले उसमें फिल्टर कर लीजिए। मैंने अरिजीत यही तो मैं तब से समझा रही हूँ कि अगर इसका न्यूमेरिकल आया तो इसकी वैल्यू या तो मेंशन करें, तो मैं इसे कंसीडर तो करूंगी। वर्क तो 2 प्रकार के होते ही है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क या नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल में अगर वो वैल्यू नहीं मेंशन है तो मैं अपनी तरफ से एज्यूम इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जब तुम डेल्टा जी रिवाइज करोगे, अभी T1 T2 बैच में पढ़ाया था, रिवाइज कराया था, तो उसमें आपको पता चलेगा कि डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वो आपको नॉन पीवी वर्क देता है। अब ये अभी आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो आपको मेरी बात समझ नहीं आई, तो इसलिए अभी डेप्थ में नहीं जा रही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम ज्यादा देर अभी नहीं रुकेंगे। ठीक, नेक्स्ट अब आपको क्या बताना चाहिए मुझे, तो मुझे लगता है कि हमें स्टेट समझ लेने चाहिए कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। अच्छा, एक और बात जो दिमाग में आ रही मेरे, आइसोलेटेड अगर सिस्टम का नाम लूं तो यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम माना गया है। आप यहाँ नोट पॉइंट लिख लें, जल्दी से अपनी तरफ से लिख लें कि यूनिवर्स is assumed to be isolated system। कारण हम सब जानते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसकी बाउंड्री कहाँ है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे। क्या हमें पता है कि यूनिवर्स की बाउंड्री कहाँ है? जिस दिन हम ये उसको डिफाइन कर लेंगे उस दिन हम यूनिवर्स का सिस्टम और सराउंडिंग दोनों समझने लग जाएंगे। तो जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तब तक हमें ये मान के चलना है कि क्योंकि हमें इसकी बाउंड्री कहीं समझ ही नहीं आ रही कहाँ है, तो इसका सराउंडिंग कहाँ है ये हमें नहीं पता, तो हम ये मान के चलते हैं कि जितना यूनिवर्स है, राइट, उसकी कोई सेपरेट सराउंडिंग नहीं है। इससे क्या होगा, इससे देखो इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट तरीके के प्रोसेस चल रहे हैं, सुन रहे हो बेटा, उनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज चल रही है, उनके बीच में मास एक्सचेंज चल रहे हैं, बट उसके बावजूद क्योंकि इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है तो जो भी चल रहा है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चल रहा है, और इस वजह से टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व।
दैट मीन्स एनर्जी कैन एक्सचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वर्क के डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो रही, हीट के डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो रही, लेकिन विद इन सिस्टम हो रही। क्यों? इसकी सराउंडिंग में कोई एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ऐसा हमारा एजम्पशन है, और इसी पर आधारित होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस एजम्पशन पर बेस्ड होगा, क्योंकि आपने यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम एज्यूम किया है बेटा। ठीक है, चलो तो आई रिपीट कि यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं, और हम लोग रिवीजन क्लास में हैं तो हम लोग फर्स्ट लॉ केमिस्ट्री में समझते हैं। तो क्या मैं यहाँ कह सकती हूँ अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो क्यू नेट 0 हो गया। यहाँ पर आपने आइसोलेटेड के लिए क्या मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था कि क्यू नेट 0 होगा, डब्ल्यू नेट 0 होगा, और डेल्टा एम यानी कि मास एक्सचेंज भी 0 होगा इन आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ या नहीं? तो वही बात यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि क्यू नेट मतलब यूनिवर्स का क्यू नेट 0 है, डब्ल्यू नेट 0 है, राइट? क्यों? अंदर ही अंदर एक्सचेंज चल रहा है, लेकिन उसके बाउंड्री के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, ऐसा उसकी सराउंडिंग को ऐसा हम नहीं मान रहे। तो डेल्टा यू नेट भी 0 होगा, यानी यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो क्या मानी गई है? कंजर्व। और राइट, बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन ही है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, जिस दिन हमारा ये एजम्पशन डिस्टर्ब होगा, लेकिन लॉ की एक खास बात यही है कि लॉ अंडर जो है वो ऑब्जर्व होता है, हम उसे डिराइव नहीं कर रहे हैं, वो हमें ऑब्जर्व हो रहा है। जिस दिन हमें ये पता लग जाएगा कि अगर कभी लॉ डिस्टर्ब हुआ तो हम अगर उसकी बाउंड्री ऑब्जर्व कर ले गए तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे, लेकिन तब तक तो नहीं। ठीक है, राइट, आगे बढ़ती हूँ। अब मुझे आपको स्टेट ऑफ सिस्टम समझाना चाहिए, फटाफट लिखना बेटा, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पे भी बड़ा वॉइड है, समझ ही नहीं आता बच्चों को। स्टेट, इट इज नॉट फिजिकल स्टेट बच्चों, इट इज थर्मोडायनेमिक स्टेट। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब बात आती है कि थर्मोडायनेमिक स्टेट का क्या मतलब है बेटा? कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ सिस्टम जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज, सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज की वेल डिफाइंड वैल्यू, देन इट इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट। क्या मतलब? बहुत ज्यादा अभी हमें मतलब की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि मैम क्या कह रही है, राइट? आई रिपीट कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें सिस्टम की हर मेजरेबल प्रॉपर्टी, राइट, वेल डिफाइंड हो, एक वेल डिफाइंड वैल्यू लेती हो, मेजरेबल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ अ सिस्टम। क्या होता है कि जब फ्रेश बच्चे होते हैं ना तो उन्हें ये पॉइंट नहीं समझ आता है, तो उसके लिए मैं जो उनको एग्जांपल देती हूँ, मुझे ये लिखाना है अगर तो मैं लिखा देती हूँ। लिखिए, इट इज अ, ब्रीफ में लिख लीजिए एकदम शॉर्ट में, पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ सिस्टम at which its all measurable properties have well defined value। ठीक है, अब कई बार ये बात सिर्फ बोलने से समझ नहीं आती, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों को। देखो इधर, और ऑब्वियसली गैस सिस्टम से समझना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए गैस सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा कोई गैस सिस्टम, और मैंने यहाँ मान लीजिए कोई आइडियल गैस ले रखी है, और एनटीपी कंडीशन ले लो जल्दी से। तो ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं। तो कोई टेम्परेचर मान लिया मैंने 273 केल्विन, ठीक है, प्रेशर ले लिया 1 atm, तो ये एनटीपी कंडीशन पर ले लिया। ठीक है, मोल ले लिया मैंने अपनी तरफ से 1। ठीक है, आप बताओ मैं वॉल्यूम अपनी तरफ से क्या ले लूं, 5 लीटर या 10 लीटर? जल्दी बताना, जल्दी। मैं वॉल्यूम अपनी तरफ से क्या ले लूं, जो पूछ रही हूँ बस उतना बताओ। 10 लीटर ले लूं या 20 लीटर ले लूं? वॉल्यूम अपनी तरफ से क्या ले लूं इसका? तापिशी ने क्यों कहा 22.4? 10 लीटर बोल दो तापिशी। जब मैं 3 वैल्यू अपनी मर्जी से लिख गई तो चौथी वैल्यू भी अपनी मर्जी से लिखना चाहिए ना मुझे। टेम्परेचर जब लिखा तो आपने नहीं टोका, प्रेशर जब मैंने लिखा तो आपने नहीं टोका, मोल जब मैंने लिखा तो भी आपने नहीं टोका,
लेकिन अब जब मैं वॉल्यूम लिख रही हूं तो आपने क्यों टोका, ये बात पूछना चाहती हूँ, फील करो इस बात को। नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी सिस्टम की 3 प्रॉपर्टीज अपनी मर्जी से डिफाइन कर देती हूं तो चौथी, पांचवी, छठी प्रॉपर्टी मेरी मर्जी से डिफाइन नहीं होंगी। सुना आपने बात बहुत ध्यान से मेरे बच्चों? क्योंकि हर प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड होती है बच्चों। मैं केवल एसटीपी या एनटीपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ उसके साथ कुछ और कहना चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ, चलो मैं नहीं लेती एनटीपी कंडीशन, मैं यहाँ 500 केल्विन ले लेती, प्रेशर 2 एटीएम ले लेती, मोल 1 ले लेती, तो क्या मैं वॉल्यूम अपनी मर्जी से 10 लीटर ले लेती? अस्तित्व, स्टेट और बात में मैं इसके बाद आने वाली हूँ बेटा, डोंट वरी, ठीक है? क्योंकि अभी बोलूंगी तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसके बाद स्टेट और पाथ के बारे में डिटेल में बात होनी है। हाँ, तो वही बात यहाँ कह रही हूँ कि मैं वॉल्यूम को यहाँ 50 लीटर बोल दूं, 100 लीटर बोल दूं, टेम्परेचर मैंने 500 केल्विन ले लिया था, प्रेशर 2 एटीएम ले लिया था, मोल 3 मोल ले लिया था, तो मैं वॉल्यूम तब भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। ये बात समझना है आपको, ठीक है? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अब प्रॉपरली, अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो हो रही होगी, रियल गैस है तो रियल गैस इक्वेशन फॉलो हो रही होगी, सॉलिड या लिक्विड है तो उनकी कोई भी रिलेशन होगी उससे हम निकालेंगे। हमारी मर्जी नहीं चलेगी किसमें? चौथी प्रॉपर्टी में बेटा। तो मैं, लेकिन आपने देखा कि 3 प्रॉपर्टी में हमारी मर्जी चली। दैट मीन्स बच्चों कुछ और भी कहना चाहती हूँ, केवल स्टेट डिफाइन नहीं कर रही हूँ मैं, आपको 11th के बच्चों की तरह अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं हर पॉइंट में कुछ खास बोलना चाहती हूँ जो कि आपको ध्यान नहीं देते और वो ही मिस होता है और क्वेश्चन आपके गलत होते हैं और आप कहते हो चैप्टर तो आता है पर पता नहीं नंबर क्यों नहीं आते, क्वेश्चन क्यों गलत हो जाता है। ये छोटी छोटी फंडामेंटल बातें क्लियर नहीं है बच्चों को। तो बच्चे, अब मैं कह रही हूँ कि जब भी कभी एक सिस्टम आप लेते, वो आइडियल गैस हो जरूरी नहीं है, आइडियल गैस के लिए हम बहुत फ्रीक्वेंटली कॉमन है, उसके साथ हम बहुत यूज करते हैं, उसकी इक्वेशन बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए हम लोग जब बच्चों को समझाने चलते हैं तो मैं आइडियल गैस से समझा देते हैं और उससे फटाफट समझ भी आ जाता है। लेकिन जो मैं पॉइंट कह रही हूँ वो सारे सिस्टम के लिए सही है। अब ध्यान से सुनो, क्या कि एक ओपन सिस्टम के लिए मैं 3 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ले सकती हूँ। सुना आपने? अपनी मर्जी से कोई भी एक ओपन सिस्टम के लिए, आई रिपीट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? मेरी मर्जी से मैं ले सकती हूँ, लेकिन बाकी चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी या छठी या 10वीं प्रॉपर्टी या इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज होती है बेटा रिलेटेड टू द सिस्टम। कौन सी प्रॉपर्टी, स्टेट या पाथ, ये मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में ठीक इसके बाद पढ़ाने वाली हूँ, जरा सा वेट करें कि वरना ये डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चे। एक बार में एक बात पूरी अच्छे से सीखो। तो यस, मैं ये कह रही हूँ कि एक ओपन सिस्टम जिसमें मोल को भी मैं चेंज कर सकूं, मास को भी मैं चेंज कर सकूं, उसमें बात कर रही हूँ कि वॉल्यूम अब मैं अपनी मर्जी से नहीं ले पा रही। तो ये बात समझो, स्टेट तो डिफाइन हो ही रहा है, लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी फॉर ओपन सिस्टम, आई रिपीट, फॉर ओपन सिस्टम, ये मैं एक्स्ट्रा नोट पॉइंट लिखा रही हूँ, अभी अपने पॉइंट से डेविएट होकर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा नोट पॉइंट लिखा रही हूँ। क्या कि फॉर ओपन सिस्टम बच्चों, एनी प्रॉपर्टी, राइट, जैसे आप यहाँ पर वॉल्यूम ले लेती हूँ, इज अ फंक्शन ऑफ, राइट, अदर 3 प्रॉपर्टी, यानी पी, टी और एन, जहाँ पे पी, टी, एन क्या है मेरी नजर में? हाँ बोले, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज मैंने अपनी मर्जी से ली है, तो वॉल्यूम क्या हुआ? वो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई। आप कहोगे नहीं मैंने वॉल्यूम अपनी मर्जी से ले लिया, तो प्रेशर डिपेंडेंट हो गई, टेम्परेचर उनमें से डिपेंडेंट हो गया, कोई भी 3 आप अपनी मर्जी से। एनी प्रॉपर्टी फॉर ओपन सिस्टम, z is a property, then z is a function of x, y, z, where x, y, z are what? ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, लिखिए ये बात, ठीक है? एंड z क्या है यहाँ पर बेटा? डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। और ओपन सिस्टम के लिए ऐसा। और बच्चों अगर मैंने क्लोज सिस्टम कह दिया, देन क्लोज सिस्टम कहा तो मोल और मास मेरे हाथ से चला गया। रिएक्शन नहीं मान रही हूं अभी मैं, अगर आप रिएक्शन भी कंसीडर कर रहे हो तो फिर मास बोलो, राइट? तो फॉर क्लोज सिस्टम, आई रिपीट, फॉर क्लोज्ड सिस्टम मास फिक्स हो गया बेटा, डेल्टा एम 0 हो गया,
बताते हैं बेटा, बताते हैं अस्तित्व, है ना। तो मास कांस्टेंट हो गया। अब मास कांस्टेंट हो गया तो उस केस में अगर मैं आइडियल गैस जल्दी समझ आती है इसलिए उसी को लेके चल रही हूँ, देन कहूंगी v इज अ फंक्शन ऑफ p कॉमा t, t इज अ फंक्शन ऑफ v कॉमा p। ये नहीं कि आपको किसके टर्म्स में लिखना है, अरे p इज अ फंक्शन ऑफ v कॉमा t, बट मास को फिक्स कर दिया। अभी अस्तित्व ने मेरे से पूछा एक क्वेश्चन, मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ। उसने मेरे से पूछा है अभी कि मैम ओपन सिस्टम है तो वॉल्यूम का क्या मतलब है। बेटा गैस तुमने आइडियल कही, अगर तुम एक एक सिस्टम सोच के चलना, वरना फिर कंफ्यूज होते बैठोगे। तो अगर तुमने गैस आइडियल कही है और तुमने प्रेशर इक्वल टू 1 atm और मान लो 298 केल्विन पर 1 मोल गैस एक सिलेंडर में रखी, तो तुम्हें क्या लगता है वो इनफाइनाइट वॉल्यूम ले लेती है? आपको पता है वो कितने वॉल्यूम में फैलेगी सिलेंडर को इंक्लूड करते हुए? ये अस्तित्व ने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसको यहाँ बॉक्स में क्लियर कर रही हूँ कि ये ओपन सिस्टम में मैंने आइडियल गैस ली थी, मान लो ये आइडियल गैस है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ये एक इमेजिनरी बाउंड्री के थ्रू, इसीलिए इमेजिनरी बाउंड्री पढ़ा है, वो उतने वॉल्यूम में फैल जाएगी जो प्रेशर इक्वल टू 1 atm और 270, अगर आप 298 केल्विन कह रहे हैं 1 मोल गैस ले रहे हैं, आपको क्या लगता है अस्तित्व इनफाइनाइट वॉल्यूम में जाएगी? नहीं, एटमॉस्फेयर में भी 1 atm है, एटमॉस्फेयर इज 1 atm सिलेंडर। अब ठीक है बेटा, तो ये जो वॉल्यूम सिलेंडर से लेते हुए बाहर तक आया है ये उस गैस का वॉल्यूम होगा। सुना या नहीं आपने बच्चे? यस बोलो। हाँ ये बात, क्योंकि फील होना चाहिए बेटा, चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स फील ही नहीं होता बच्चों को, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे हैं, क्या बेवकूफी है। तो वो मुझे इसलिए मैंने ये चैप्टर अभी उठाया। हाँ तापिशी, यही बात मैं आप लोगों को तब से समझा रही हूँ कि ये ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है कि 3 प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ले लेते हैं तो चौथी पांचवी छठी ये सब जो है डिपेंडेंट आ जाती है। इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं पड़ती है, इट इज प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। इसको मैं अलग अलग इक्वेशन से साबित नहीं कर सकती, कुछ चीजें अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो बात को समझो और बहुत ज्यादा एक तरफ नहीं रुकेंगे हम, क्योंकि ये जो मैंने अभी पढ़ाया ना ये आगे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में मुझे मदद करेगा बेटा। मैं इंटरनल एनर्जी की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगी फॉर क्लोज सिस्टम, इंथैल्पी की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगी फॉर क्लोज सिस्टम, और तब मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो कितनी प्रॉपर्टीज, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज पर वो डिपेंड कर सकता है, उस हिसाब से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। दैट्स वाई मैंने ये पॉइंट यहाँ आपको बताया। अब हम थोड़ा सा डेविएट कर गए तो 1 मिनट के लिए वापस लौटते हैं बेटा। स्टेट की बात कर रहे थे हम, लेकिन ये पॉइंट स्टेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए हम लोग उधर मूव कर गए, है ना। तो अब स्टेट की बात कर लेते हैं कि इस समय बिल्कुल समझ लिया आपने कि मेरी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ 22.4 लीटर अगर आता है, मैम ने पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकाला है तो वो 22.4 लीटर ही होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर तो वही रखा, राइट, प्रेशर तो मैंने वही रखा, लेकिन 1 मिनट, हाँ मैंने एक काम करती हूँ, मैंने यहाँ प्रेशर तो फिक्स कर दिया लेकिन टेम्परेचर ट्वाइस कर दिया। जल्दी बोलो क्या होगा, आप अपने को फील करो, बस ऐसे करो कि यहाँ नीचे हीटिंग दिखा दो, दिमाग में सोचो, हर चीज कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इसे, पढ़े लिखे मेरे बच्चे हैं, रिवीजन हो रहा है, तो क्या मैं इसे आइसोबारिक हीटिंग कह दूं, हाँ या नहीं? तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? और कहीं ना कहीं मैंने क्लोज सिस्टम ले रखा है अभी, क्योंकि मोल अंदर बंद है गैस का। तो अब मैं डायग्राम में तो बहुत अच्छा नहीं बनाऊंगी कि डबल एग्जैक्टली दिखाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर को 546 केल्विन किया बिना प्रेशर चेंज करे, ठीक है, तो वॉल्यूम अपने आप 44.8 लीटर हो गया। यानी फिर से मैंने अपनी मर्जी से प्रेशर को 1 atm रखा है, वो इंडिपेंडेंट थी, मेरी मर्जी की वजह से वो 1 atm रहा है, राइट। और टेम्परेचर को हीट करके मैंने 546 किया, तो वॉल्यूम अपने आप बढ़कर उसी 1 मोल आइडियल गैस का, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम फिर से मेरी मर्जी से नहीं आया, बल्कि डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, बाकी प्रॉपर्टीज के पर डिपेंड होकर आया। फिर यदि मैंने इसकी आइसोकोरिक हीटिंग करी होती, अब आप कहोगे पिस्टन सिलेंडर में कैसे? नहीं भाई, यहाँ स्क्रू है, मैंने उन्हें टाइट कर दिया,
राइट, और तब हीटिंग कर रही हूँ, राइट, तब क्या होगा, ये ऐसा का ऐसे ही रह गया इसी वॉल्यूम में, देख लें अभी भी, लेकिन ये स्क्रूड है, अभी ये वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता। लेकिन टेम्परेचर मैंने फिर से 546 केल्विन किया, तो क्या प्रेशर को 2 ATM होना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम को मैंने 22.4 लीटर कर दिया। तो मैं यहाँ क्लोज सिस्टम ले रही हूँ, पहले तो ये क्लियर कर दूं आपको। और अगर मैं क्लोज सिस्टम ले रही हूँ बच्चे, तो एक पक्की बात है कि मोल तो मैं चेंज नहीं कर रही, अभी रिएक्शन की बातें अभी ना करें, क्योंकि जब आप डिफरेंशियल फॉर्म में जाओगे तब इतना क्लियर हो चुका होगा कि मोल बोलना चाहिए या मास बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए। फिलहाल मैं रिएक्शन कंसीडर नहीं कर रही हूँ, एक गैस ले रही हूँ, तो मैं मोल बोल रही हूँ, मास बोल रही हूँ, कांस्टेंट, फिलहाल एक ही बात हो रही है मेरे लिए, ठीक है, फॉर अ क्लोज सिस्टम। चले तो आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसे मैं कहूंगी बेटा, इसे मैं कहूंगी स्टेट 1, इसे मैं कहूंगी स्टेट 2, कौन सी स्टेट, फिजिकल स्टेट नहीं, थर्मोडायनेमिक स्टेट। इसे मैं कहूंगी स्टेट 3, कौन सी स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट। तो अगर एक भी प्रॉपर्टी बदल गई, हाँ एक बात बताओ बेटा, कभी भी एक ही प्रॉपर्टी बदल सकती ही नहीं, कम से कम 2 प्रॉपर्टी तो बदलेंगी, हाँ या नहीं बच्चों, और सबको कनेक्ट रहना है, कोई स्पेसिफिक बच्चा नहीं। अभी मेरे लिए कि ये टॉपर है ये नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना मैं इस तरह से ये चैप्टर नहीं पढ़ा रही होती बच्चे। मैं सीधे कंसेप्ट, मेन डीप कंसेप्ट में चली जाती। मुझे ये पता है कि ये वीकर जोन होता है कई बच्चों का, मुझे इस समय में हर बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, तो आप सबको मुझसे जुड़े रहना है, ठीक है, और लाइव क्लास की फीलिंग लेनी है, बात करते रहना है। बात कैसे करोगे, चैट के थ्रू करते रहना है, और अगर बड़ा सा डाउट होगा तो फिर हम बात भी कर लेंगे, राइट। लेकिन आप सबको इस समय ऐसे पढ़ना है कि बस अब की बार थर्मोडायनेमिक्स हमारा होके रहेगा, क्लियर है, राइट। अब आगे सुनो, तो यहां सीधी सी बात यह है कि स्टेट, अब फिजिकल स्टेट में अगर पूछती क्या है, आप चाहें तो जो बच्चे, देखो किन बच्चों को कितना लिखना है वो अपने आप फिल्टर करिए, कुछ बातें मैं कह रही हूँ लेकिन लिख नहीं रही हूँ क्योंकि रिवीजन मान के चल रही हूँ, तो वो खुद लिख लें कि ये फिजिकल स्टेट तीनों ही आइडियल गैस है बच्चे, लेकिन थर्मोडायनेमिक स्टेट ये 3 अलग स्टेट है। तो क्या मैं इनफाइनाइट थर्मोडायनेमिक स्टेट अचीव कर सकती हूँ, बोले, आई रिपीट, विद इन अ फिक्स फिजिकल स्टेट। ये लाइन लिखिए नोट पॉइंट में, लिखिए नोट पॉइंट में, राइट, विद अ फिक्स्ड फिजिकल स्टेट, जैसे गैस ले लिया आपने, ठीक है, वी कैन अचीव इनफाइनाइट थर्मोडायनेमिक स्टेट्स, ठीक है। चलो अब, और ये क्यों बताया था अभी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली बात आगे देखना कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, बट अभी मुझे मूव करना है, क्यों, क्योंकि एक जगह पर बहुत ज्यादा रुकने का मतलब हमें थर्मोडायनेमिक्स ही केवल नहीं पढ़नी, मेरा इरादा तुम्हें फिजिकल के जितने मेजर चैप्टर हैं उन सबको रिवाइज कराना है, पर इसको मैं ज्यादा बेसिक्स के साथ रिवाइज कराऊंगी, और बाकी में मैं मेन बातें आपको रिवाइज कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रो के सॉरी जो और चैप्टर था आयनिक इक्विलिब्रियम था उसको काफी हद तक रिवाइज कर चुके हैं, छोटा सा पार्ट रह गया था एक बैच में, बाकी कर चुके हैं, तो मैं फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पकड़ूंगी, जितने मेन आने वाले चैप्टर्स हैं और डिफिकल्ट आप में से कुछ बच्चों को फील होते हैं उनको सारा रिवाइज कराऊंगी, मॉर्निंग की क्लास में फिजिकल, इवनिंग की क्लास में इनऑर्गेनिक, इस तरह से थोड़ा सिस्टम बांधा है मैंने। चलिए तो अब जाते हैं हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की तरफ, यानी फिर से टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसमें भी बड़ा वॉइड होता है बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। अब ऊपर अगर आप और बताना चाहते हो कि किस आधार पे, किस बेसिस पर, ठीक है बेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ मास और साइज डिपेंडेंसी, यहाँ पे टाइप ऑफ सिस्टम में लिखने जा रही हूँ, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, कौन से बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ
मास या और साइज डिपेंडेंसी। वो क्या बोल रही हूँ वो जब समझाऊंगी तभी समझ आएगा, तो इसलिए मैं ऊपर कोई सब हेडिंग नहीं बना रही, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। बेटा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ज्यादातर किताबों में और आपके कोर्स में भी जो है वो मास डिपेंडेंट और मास इंडिपेंडेंट क्या क्या पढ़ाया जाता है, सही पढ़ाया जाता है, मैं एतराज बिल्कुल नहीं करूंगी, ठीक है बेटा। लेकिन उसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो आज उठना चाहिए आपके सामने। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में एक और थोड़ा सा, कभी कभी हम लोग बेवकूफी भरी बातें क्लास में करते हैं, तो वैसा कुछ मैं कह रही हूँ कि इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, वो मैच विद आई एन एंड आई एन, दिमाग में रखिए। 11th के बच्चों के लिए ज्यादा काम का है ये वर्ड, आप तो बहुत ज्यादा जानते हैं। तो इंटेंसिव मतलब ब्रैकेट में लिखिए मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। अस्तित्व इसके बाद मैं बताऊंगी स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, ठीक है। तो जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे ना तब स्टेट और पाथ बहुत अच्छा समझ आता है, ठीक है। और यहां पर लिख लीजिए मास डिपेंडेंट। लेकिन एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है ये लाइन लिखाना ऐसे, बट ट्रेडिशन को कैसे मैं काट सकती हूँ, जो कॉमन बात है सो कॉमन है, तो वो मैंने पहले कॉमन बात लिखी है। पर सच तो ये है कि ये मास इंडिपेंडेंट की जगह मैं लिखना चाहूंगी इट इज साइज इंडिपेंडेंट, ठीक है। मैं अगर मेरा बस चले तो मैं सिर्फ यही लिखा, अभी बताती हूँ। और यहाँ पर साइज डिपेंडेंट, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करें तब ये लाइन समझ आती है कि साइज डिपेंडेंट या साइज इंडिपेंडेंट का यहाँ पर क्या मतलब है। ये केवल और केवल तभी समझ आता है बेटा जब इसका सही यूज किया जाए, ठीक है। तो वो बता रही हूँ आपको अभी। हाँ देखो, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को चेक करने का एक और सिर्फ एक तरीका होता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है बेटा प्रॉपर्टीज को चेक करने का। आपको एक और कारण भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले समझाने के बाद आप एक सिस्टम ले लीजिए और सिस्टम को फिक्स स्टेट पे लीजिए बेटा। आई रिपीट, आप सिस्टम को फिक्स स्टेट पे लीजिए। ये यहाँ पे मैंने फिक्स्ड स्टेट ली, यानी इसका अर्थ आप समझो, आपको सिर्फ याद नहीं करना है। फिक्स स्टेट का मतलब हुआ आप इसमें कोई प्रोसेस नहीं कराएंगे, यानी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रोसेस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी कभी नहीं होती। जो इंटेंसिव है वो हमेशा इंटेंसिव होगी, हर प्रोसेस में इंटेंसिव होगी, और जो एक्सटेंसिव है वो हर प्रोसेस में एक्सटेंसिव होगी, राइट। गलत जानकारी टीचर्स को भी अफेक्ट कर देती है और बच्चों को तो कर ही देती है। तो मास डिपेंडेंट जैसे ही कहते हैं लोग, इसके फॉर्मूले में मास ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि वो मास डिपेंडेंट, इतना गलत हो जाता है वो। सबसे पहले बेटा जो जो इंटेंसिव है या जो एक्सटेंसिव है वो किसी प्रोसेस को देखकर कभी चेक नहीं हो सकता। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक पर्टिकुलर स्टेट पर ही आप सिस्टम को लीजिए और वो आपको आंसर दे देगा कि ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। उसके लिए आप एक काम करें, आप सिस्टम को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें बाय इमेजिनरी बाउंड्री। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बात अपन नहीं लिखा सकते। तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई वो काल्पनिक बाउंड्री है। मैंने रूम में देखा, सोचा कि रूम के उस कोने की एयर को चलो ऑब्जर्व करती हूँ, अपने को जिस रूम में हो उसमें एक कॉर्नर की एयर को जो है वो फील करो कि मैम उसे सेपरेट कर रही है बाकी रूम से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने कहा कि भाई मुझे मास बता एयर का, तो आप कहोगे m1, यहाँ कहोगे m2। एयर अनइक्वल पार्ट एज्यूम करना, ठीक है। एक छोटा पार्ट लेना, एक बहुत बड़ा पार्ट लेना, दिमाग में इमेजिनरी बाउंड्री से सेपरेट करो। इमेजिनरी बाउंड्री की खास बात क्या होती है कि वो कंप्रेशन एक्सपेंशन अपनी मर्जी से नहीं कर पाएगी। तो मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा भी है वो वैसा ही रहेगा, उस बाउंड्री से वो कंप्रेस या एक्सपैंड नहीं हो सकता, इसलिए इमेजिनरी बाउंड्री मानी जाती है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट में आप प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो देखें कौन कौन सी प्रॉपर्टी अलग अलग आ रही है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम आ रही है। तो जैसे मैंने कहा मास, ठीक है, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज यहाँ पे एयर का वॉल्यूम,
V1, तो यहाँ पे वॉल्यूम V2। ठीक है, तो क्या ये यहाँ पर जो मास है या वॉल्यूम है वो साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई बेटा मेरी? ठीक है बेटा, आई रिपीट कि वो साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगी। क्यों? और क्योंकि अनइक्वल साइज में वो प्रॉपर्टी अलग अलग हो रही। अब किसी ने कहा टेम्परेचर, अब रूम में जरूर महसूस करना। हम जब क्लास में होते हैं तो मैं एक कॉर्नर की एयर को दिखाने लगती हूँ कि देखो उसे इमेजिन करें, लेकिन अभी हम क्लास में नहीं है तो आपको ये काम अपने घर पर बैठे करना पड़ेगा। तो आप जरा उस कॉर्नर की एयर से प्रेशर पूछिए और खुद की तरफ जो बचा हुआ पार्ट है उस पर प्रेशर पूछिए, तो ऑब्वियसली यार उधर भी 1 atm है, आपकी तरफ भी 1 atm है, राइट। तो यानी जो प्रेशर है ये बिल्कुल फील होता है, इसमें कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं की। फॉर्मूला कौन सा लगेगा मैम? इंटेंसिव एक्सटेंसिव फॉर्मूले पर डिपेंड करके नहीं आता। ठीक है, अभी बताती हूँ। तो ये प्रेशर P1 है तो ये भी P1 ही है, यानी P और P लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह अगर टेम्परेचर T1 है तो यहाँ भी T1 ही है। क्लियर? यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने कहा डेंसिटी एयर की उधर, अब डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। आप देखो मास जो है वो साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी दिखी है आपको, वॉल्यूम भी साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी दिखी है आपको, राइट। लेकिन अभी मैं आप लोगों का चैट देखती हूँ, पहले अपनी बात पूरी कह दूं, ठीक है। लेकिन डेंसिटी जब आप कहते हो तो मास बाय वॉल्यूम, अगर आप एक कॉर्नर की एयर देख रहे हो तो कम मास है तो उसी रेशियो में कम वॉल्यूम भी है, क्योंकि दोनों साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो जो नेट रिजल्टेंट होता है वो साइज इंडिपेंडेंट हो जाता है, और वो फील भी होता है कि डेंसिटी उधर की एयर की और इधर के एयर की सेम ही है। ठीक है, हाँ यही तो अरिजीत मैं कह रही हूँ, फॉर्मूले से भी हम हर बात कह सकते हैं, लेकिन मैं इस समय जो पढ़ा रही हूँ मैं किसी फॉर्मूले से दिखा के नहीं पढ़ाना चाहती, क्योंकि वरना हर समय आप लोग एक फॉर्मूला ढूंढोगे और सोचोगे कि ये बात आपको फील हो। एक्चुअली जो आप अभी पढ़ रहे हो वो बिना किसी फॉर्मूले के फील होता है बेटा। इज इट ओके? राइट। तो अब वापस आ जाते हैं इस बात पे कि अगर मैंने कहा डेंसिटी, ये डी में कोई डायमीटर के लिए नहीं लिख रही हूँ, है ना, डी फॉर डेंसिटी है, तो यहाँ D1 है तो फिर यहाँ भी एयर की डेंसिटी D1 है। और भी बहुत सारी मोलैरिटी, अभी अभी ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ स्पेसिफिक नीचे पॉइंट लिखा दूं। क्या कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मास है, वॉल्यूम है, ऊपर जो मैंने प्रॉपर्टीज ली है उनमें लिख रही हूँ, राइट। वो क्या निकला? वो एक्सटेंसिव निकला, क्योंकि वो साइज डिपेंडेंट निकला। अच्छा, और फिर से एक वार्निंग देती हूँ, साइज डिपेंडेंट कहकर उसको कंप्रेस या एक्सपैंड करने मत लग जाना। चुपचाप एक सिस्टम को एक पर्टिकुलर स्टेट पे रख दो और दूर बैठ जाओ और बस कल्पना करो, इमेजिनेशन बाय द इमेजिनरी बाउंड्री, और उसको बहुत ही अनइक्वल पार्ट में काटना दिमाग में। एक बहुत ही छोटा पार्ट लेना, एक बहुत ही बड़ा पार्ट लेना, इससे तुम्हें जल्दी फीलिंग होगी। इज इट ओके? सही है, राइट। मैं एक बार देख लूं कि किसने क्या पूछ लिया है। कैसे तो कैसी बातें कर देते हो यार तुम। हाँ, रूम के उधर कोने में 1 ATM नहीं होगा? मतलब तुम उस कॉर्नर में अगर बैठे हो और हम बचे हुए रूम में बैठे हैं तो तुम ज्यादा प्रेशर फील करोगे या कम प्रेशर फील करोगे? ठीक है, ठीक है। तो अगर ये फीलिंग नहीं है तो फॉर्मूले से दिखाऊंगी। ठीक है, तो साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है मास और वॉल्यूम एंड दे आर एक्सटेंसिव। ठीक है, मैंने जो ऊपर लिखी उन्हीं प्रॉपर्टीज को लिख रही हूँ, लिस्ट अभी लंबी होगी। सिमिलरली प्रेशर, टेम्परेचर और ऊपर क्या दिख रहा है मुझे? डेंसिटी। जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टीज ली अभी उन्हीं को बता रही हूँ। ये मुझे इंटेंसिव दिख रहे हैं क्योंकि ये साइज इंडिपेंडेंट आ रही है ना। एग्जाम वाले दिन इस बात को याद रखना, कोई फॉर्मूला मत उठाना, दिमाग में इमेजिन करना, अपने आप दिखाई देगा बेटा। और लगभग मतलब कई बार ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं, बस प्रॉपर्टी बदल देते हैं। इंटेंसिव एक्सटेंसिव में से कोई एक सेलेक्ट करिए, मल्टीपल चॉइस में देख लेंगे, पूछ लेंगे कि इनमें से इंटेंसिव कौन है या एक्सटेंसिव कौन है। कुछ प्रॉपर्टी तो हमारे लिए बहुत कॉमन होती है, कुछ नहीं होती है। तो अगर फीलिंग है तो बिना फॉर्मूले के दिखता है, लेकिन कई बार बच्चों को फीलिंग नहीं होती है तो हम कुछ और बातें आपको बताएंगे जिससे आप फॉर्मूले से भी चेक कर सको। ठीक है, और देखो बेटा मैंने मास को खुद साइज डिपेंडेंट बोला, तो जो परिभाषा, जो डेफिनेशन है वो मास पर आधारित बना दी गई है, जबकि मास खुद जो है वो साइज डिपेंडेंट पैरामीटर है
और इस वजह से मास खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो लेकिन मास से स्कूल लेवल बच्चों को जल्दी समझ आता है, इसलिए मास के आधार पे इसको पढ़ाया जाता है, बट एक्चुअली मास खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब मेरी बात आगे सुनो और बातें सुनो। आपने देखा इधर इधर डायग्राम के बगल में ही करती हूँ, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिस्टम निकालू यहाँ, तो आप क्या पूरा सिस्टम, इट इज द होल सिस्टम एट स्टेट नंबर 1 एंड स्टेट इज फिक्स्ड। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिस्टम निकालू तो क्या आप V1 प्लस V2 कहोगे, पूरे सिस्टम का वॉल्यूम, है ना। अगर हमें मास ऑफ सिस्टम निकालू, ये मास है m, तो आप m1 प्लस m2 कहोगे होल सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए। अगर मैं प्रेशर ऑफ सिस्टम कहूं तो क्या आप P1 प्लस P1 कहोगे, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। P1 प्लस P1 कहोगे, नहीं कहोगे, क्यों, क्योंकि जब आप पूरा सिस्टम लेते हो वो भी तो पूरा साइज ले लिया, यानी वो प्रॉपर्टीज जो कि साइज डिपेंडेंट है, जब वो सिस्टम के अलग अलग पार्ट के लिए देखी जाती हैं तो अलग अलग मिलती हैं, लेकिन जब होल सिस्टम के लिए देखी जाती हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जुड़ करके होल सिस्टम के लिए, कंप्लीट सिस्टम के लिए वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है, हाँ या नहीं। लेकिन अगर आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हो तो वो साइज डिपेंडेंट ही नहीं, तो आप छोटा पार्ट ले रहे, आप बड़ा पार्ट ले रहे, इमेजिनरी बाउंड्री से सेपरेट किया हुआ, या आप पूरा सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, जब वो साइज डिपेंडेंट ही नहीं है तो फिर वो तो वही वैल्यू रहेगी। ठीक है, अभिमन्यु क्या बोल रहा है, देखती हूँ, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, कोई प्रोसेस मत कराना, अभी मैं प्रोसेस कराने वाली हूँ अभिमन्यु, और उसमें करके दिखाऊंगी कि कैसे डाउट आता है। अभिमन्यु बेटा तुमको कोई प्रोसेस नहीं कराना है, चुपचाप एक गैस सिलेंडर को सामने इमेजिन करो और उसमें जो है एक अनइक्वल पार्ट में दिमाग में उसे बाउंड्री से अलग करो, और गैस सिलेंडर में क्यों, अपने जिस रूम में हो उस रूम को उस रूम को सोचो बस, क्योंकि आप गैस सिलेंडर के अंदर फील नहीं कर पा रहे हो तो रूम को तो फील कर पा रहे हो, रूम की एयर को तो देख तो नहीं पा रहे हो, लेकिन उसके बारे में तो सोच पाओगे। तो उस कोने में अस्तित्व को बैठा दो और उसे कॉर्नर्स में अलग कर दो और बाकी बचे हुए बड़े हिस्से में तुम बैठ जाओ और अस्तित्व से पूछो कि क्या तुझे 2 ATM का प्रेशर फील हो रहा है, या 1.5 ATM का, या फिर 0.5 ATM का। तो अस्तित्व तो कहेगा मुझे भी IIT का उतना ही टेंशन फील हो रहा है जितना तुझे फील हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि नहीं बेटा, एटमॉस्फेयर की एयर हर जगह होमोजीनियसली फैली हुई है, और जो प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर डिपेंडेंट होता है। तो जब आपने एरिया कम किया है तो उसमें नंबर ऑफ कोलिजन भी कम हो गए, तो प्रेशर तो सेम आ ही जाएगा। बोलो अभिमन्यु, जल्दी बताओ अभिमन्यु, क्योंकि तुम्हारा थॉट प्रोसेस जनरेट करना बहुत जरूरी। ये तो मैंने मजाक में बोला था, लेकिन अब मैंने जो बोला वो एक्चुअल बात है कि प्रेशर एक्चुअली गैस का क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है, राइट। वो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो आपने अगर एरिया कम लिया तो फिर नंबर ऑफ कोलिजन भी तो उस हिस्से में कम हो जाएंगे, पर यूनिट एरिया में तो कोलिजन वही हो रही ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो कैसे प्रेशर अलग हो जाएगा, है ना। ये लिक्विड जोन थोड़ी ना है जिसमें आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहे हो। अब मैं थोड़ा आगे बात करूंगी, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो ये अब देखो प्रेशर सिस्टम का हम ऐसे ही लिखेंगे, टेम्परेचर सिस्टम का हम T1 प्लस T1 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, मैं यहीं पर लिख देती कि प्रेशर ऑफ सिस्टम को आप P1 ही कहोगे, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को, ओवरऑल सिस्टम को, ओवरऑल सिस्टम क्या ना, राइट, आप T1 ही कहोगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज थी, साइज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज थी। अरिजीत इस तरह की बहस में मत पड़े, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है ना, वो उससे अस्तित्व से बहस ना करें, ठीक है। उसको थोड़ा सा समय लगता है ये बात समझने में, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सही जो भी सोचता है तरीका उसका बिल्कुल सही है। मैं इस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ कि जब तक उसे फील नहीं होता
तब तक वो बच्चा आगे नहीं बढ़ता है। ये बात मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, अच्छा है, बट उसको हर समय समझाने की कोशिश नहीं करो, ठीक है। हाँ, ये आपस में ही समझा रहे हैं। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है हमारा। आगे बढ़ते हैं। तो ले दे करके मैं कुछ पॉइंट्स लिखाने जा रही थी, उन्हीं को फील करा रही हूँ। क्या कि आपने ये नोटिस किया कि क्या मैं ये पॉइंट लिखा सकती हूँ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव इन नेचर वाइल इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज नॉन एडिटिव इन नेचर। लेकिन जो लोग लिखाते हैं ना, उसका एक मतलब समझते नहीं है, लिखा देते हैं या फिर बच्चे लिख लेते हैं, मतलब समझते नहीं है, और कहते हैं कि साइज डिपेंडेंट, मतलब चीज अलग अलग सिस्टम ले लेंगे, उन्हें जोड़ के देखने लग जाएंगे। अरे बाप रे, साइज डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट का ये मतलब है जो डायग्राम में बना हुआ, कि यदि आप एक सिस्टम को उसी स्टेट पर अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो जो हिस्सा अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रॉपर्टी देगा, राइट, वो क्या है, वो इंटेंसिव सॉरी एक्सटेंसिव है। और जो सेम प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, सेम वैल्यू फॉलो करेगा प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव है ना। तो साइज एडिटिव का मतलब होता है कि जब उसी सिस्टम के अलग अलग हिस्सों को उसी स्टेट पर बेटा, है ना, जोड़ा जाएगा तो पूरे सिस्टम की वो प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी, ये मतलब होता है उसका, राइट। तो लिखिएगा नोट पॉइंट या मेन पॉइंट में, फटाफट लिखना बेटा मेरे। क्या कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। पर आप लोग इसका सही मतलब या सही तरह से इस लाइन का इस्तेमाल करना, दो अलग को जोड़ना नहीं है। एक ही सिस्टम की बात चल रही है, एक ही पर्टिकुलर स्टेट में, और उसके अनइक्वल पार्ट इमेजिनरी बाउंड्री से करे गए हैं। तब अगर होल सिस्टम की वो प्रॉपर्टी देखी जाए तो अलग अलग हिस्सों की जोड़नी पड़ेगी। आप दो अलग सिस्टम को दो अलग स्टेट पे ऐसे कैसे जोड़ सकते हो और इसे डिफाइन कर सकते हो, उसे एक प्रॉपर स्टेट पे आ जाने देना, और तब ये बात कहना कि भाई अब इसको एक पर्टिकुलर स्टेट में आ गया। मान लो गैस की मिक्सिंग होनी है, तो गैस की मिक्सिंग हो जाने देना, प्रोसेस कंप्लीट हो जाने देना, और फिर वो एक फाइनल स्टेट पर आ जाएगा। उस पर्टिकुलर स्टेट पर उस सिस्टम को अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करिए बेटा, और तब मेरा पॉइंट चेक करिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर और नॉट। रॉन्ग, गलत इस्तेमाल करोगे तो गलत तो दिखेगा ही, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी में। बट intensive properties are non-additive in nature। वो मास और साइज वाला पॉइंट तो मैंने ऊपर लिखा ही दिया है, तो मैं उसे 1 पॉइंट मान के चल रही हूँ कि वो पॉइंट तो हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरी तरफ से जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो क्या है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लिखिए, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एन, अपने आप ठीक कर लो, इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या हो गई, साइज डिपेंडेंट, तो साइज डिपेंडेंसी कट गई, हाँ या नहीं। इसका अर्थ है जैसे जैसे डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, all concentration term molarity is mole of solute upon volume of solution in liter, right। molality, mole fraction, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, राइट, आप देखो। लेकिन फिर से बेवकूफों की तरह आप कोई प्रॉपर्टी यूज करोगे तो गलत दिखेगी। क्या फिर से कहती हूँ, इंटेंसिव एक्सटेंसिव बिना किसी प्रोसेस के चेक किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्टेट पे चेक किया जाता है, किसी फॉर्मूले से चेक किया ही नहीं जाता। लेकिन अगर आप कर रहे हैं और अगर वो आपको रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिख रहा है, देन इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसा तब होता है जब साइज डिपेंडेंसी कट जाए, सुनाई दिया। और आप देखें एक पर्टिकुलर कंडीशन पर
ये टाइप्स ऑफ सिस्टम नहीं, नहीं नहीं, ये टाइप्स ऑफ सिस्टम नहीं है, वो हेडिंग ठीक कर देती हूँ मैं, ये टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो पहले डेंसिटी क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी क्या हो गया, मोल बाय वॉल्यूम। अच्छा, शुगर सोल्यूशन बनाया, ठीक है। अब शुगर सोल्यूशन में 2 अनइक्वल पार्ट किया, दिमाग में किया, राइट। तो अगर मैंने कम वॉल्यूम इमेजिन किया है शुगर सोल्यूशन का, उसी उसी बीकर में पड़ा हुआ है, उसी में ऊपर का पार्ट छोटा इमेजिन किया, बचा हुआ पार्ट इमेजिन किया, राइट। और तब आप बात कर रहे हो कि उसका रेशियो, तो आप कहोगे ऊपर की जो मोलैरिटी है शुगर सोल्यूशन की और नीचे बचे पूरे पार्ट ऑफ सोल्यूशन की मोलैरिटी, वो तो सेम है, मोल सेम नहीं होंगे, वॉल्यूम सेम नहीं होंगे, बट मोलैरिटी सेम होगी, ठीक है। और अस्तित्व ने बिल्कुल सही ठोका है, तो मैं उसको बिल्कुल ठीक करूंगी। टाइप्स ऑफ सिस्टम की जगह अब मैं इसे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज कह देती हूँ, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, हाँ या नहीं। और वो भी किस आधार पर, बोलो तो जरा, ऑन द बेसिस ऑफ मास डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी, और मेरी नजर में साइज डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी। सिर्फ मेरी नजर से नहीं चलेगा ना, आपके और जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा, पर ये बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कहते। अच्छा, खैर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जितने भी ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, ठीक, आगे बढ़ जाओ बेटा, अभी तो पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी और किसी चीज पर ध्यान नहीं दीजिए पढ़ाई के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारे को एग्जाम्पल। और हाँ, जो अभिमन्यु ने बोला था, कुछ सोच रहा होगा, तो उसने बोला था, मैंने वहां पे बोला कि मैं आपको फील कराती हूँ ये बात, तो जरा देखिए, अगर एक पिस्टन सिलेंडर लेती हूँ, देखो बेटा इधर जल्दी से, ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट की बातें चल रही, तो एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेती हूँ। तो एक पिस्टन सिलेंडर लेती हूँ और मैं यहाँ पर बाहर से 1 atm लगा देती हूँ, पी एक्सटर्नल बराबर 1 atm। आइडियल गैस फिलहाल ले लेती हूँ, जल्दी समझ आता है, ठीक है। जो भी मोल आपको लेने, मोल फिक्स कर दीजिए। अब आप क्या करो, हाँ, अब आप इसे, अब जी जरा डेंसिटी के बारे में इमेजिन करो, राइट। अब इक्वेशन से देखना चाहते हो तो पीएम इक्वल टू डी आर टी से देखो, इससे जल्दी फील हो। वैसे तो मैं इक्वेशन से पसंद नहीं करती पढ़ाना, क्योंकि इंटेंसिव एक्सटेंसिव बिना इक्वेशन के दिखता है, पर डेंसिटी इक्वल टू पीएम बाय आर टी, ठीक है, राइट। अब मुझे बताओ कि अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, गैस फिक्स कर दूं, ठीक है, और मैं इस गैस को एक्सपेंड करूं, कैसे करूंगी, मैं बाहर से गैस एक्स्ट्रा डालूं, एक काम करती हूँ, गैस एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ इसमें। ये तो पता है हमें कि पीएम इक्वल टू डीआरटी होता है, ठीक है, राइट। पीवी इक्वल टू एनआरटी का ही रिजल्ट है, आपको पता ही है। अभी क्या हुआ कि यहां से अगर मैं डेंसिटी को बोलूं, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, कहीं ना कहीं मोल बाय वॉल्यूम की प्रोपोर्शन है, बोलो बेटा, आया नहीं। तो अब अगर मैं इसे गर्म कर रही हूँ, ऐसा गर्म नहीं करूँ, पहले गैस ऐड करती हूँ, यहाँ पर एक गैस सिलेंडर ले लेती हूँ और यहाँ पाइपलाइन से उसे कनेक्ट रखती हूँ, और यहाँ पर मैं एक गैस की एंट्री करा देती हूँ। पाइपलाइन था अभी क्लोज था, अब वो पाइपलाइन मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पर पाइपलाइन था जो क्लोज था, और बाद में मैंने इसे ओपन कर दिया, तब फील होगा जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ ना, मैं बाहर से गैस लाऊंगी, क्यों लाऊंगी, क्योंकि मुझे आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव फील कराना। और बच्चों को ये लगता है कि मास ऐड करके चेक किया और वो प्रॉपर्टी डिपेंडेंट रही तो एक्सटेंसिव, नहीं तो इंटेंसिव। नहीं बेटा, आपने प्रोसेस करा दिया, ये तरीका ही बहुत गलत है, तरीका गलत है। हाँ, मैं वार्निंग पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ बता रही हूँ कि ऐसे चेक नहीं करना है, क्योंकि देखो दो अलग कंडीशन में आपको दो अलग रिजल्ट देगा डेंसिटी। अगर आपने यहाँ पर ये स्टॉप कॉक खोल दिया और गैस यहाँ से एंट्री कराई, तो ये पिस्टन मैं हीट नहीं करना चाहती, ठीक है ना, हीट नहीं करना चाहती इसे। तो अब बताओ, अगर मैंने गैस एक्स्ट्रा अंदर एंट्री कराई तो ये पिस्टन ऊपर चल देगा, पिस्टन ऊपर गया तो मास एक्स्ट्रा आया, लेकिन उसी प्रपोर्शन में उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो जरा देखिए, आपने प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज किया, इसलिए मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ जिसमें मैं मास ऐड करूं,
और डेंसिटी बदले या नहीं बदले, देखो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग होगा ये काम। तो अभी मैंने यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर यूज किया है, तो आप देखो कि जैसे ही गैस अंदर एंटर करेगी मास बढ़ेगा तो उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम भी बढ़ेगा और डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बोलिए क्लियर है? यानी क्या मैं अगर मोल इंक्रीज करती हूँ तो वॉल्यूम उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पी एंड टी को मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब बताओ अगर ऐसा है तो डेंसिटी विच इज पीएम बाय आर टी, राइट? क्यों आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, मास बढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी ना पी बदल रहा है ना टी बदल रहा है, गैस का मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं हो रहा, आर वैसे ही कांस्टेंट है, तो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी दिस रिमेन सेम। लेकिन यहीं पर, और मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी कि देखो मैंने मास ऐड किया और डेंसिटी चेंज नहीं हुई तो वो इंटेंसिव निकली। लेकिन जैसे ही मैं इसे रिजिड सिलेंडर करती हूँ, ये लो ये रिजिड सिलेंडर होगी। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैं सबूत देना चाहती हूँ, और वार्निंग लिखा है ऊपर, राइट? अब मैंने क्या, यहाँ पाइपलाइन था, पाइपलाइन फिलहाल क्लोज था, अब मैंने उसमें एंट्री करा दी गैस की, राइट? उसी कंडीशन में पहले पिस्टन वाले सिलेंडर को रोक लिया, रिजिड कर दिया और गैस की एंट्री करा दी यहाँ। अब बताओ क्या अब की बार वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन मास इंक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ये तो चेंज हो गई, इनफैक्ट इंक्रीज हो गई, इंक्रीजेस। हाँ, और ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर रिमेन सेम, प्रेशर वेरिएबल एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये तरीका ही अच्छा नहीं है जो मैंने अभी बताया। क्यों? क्योंकि आपने मास ऐड किया तो डेंसिटी बढ़ती दिख गई, तो आपने कह दिया डेंसिटी इज व्हाट, क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल गलत बात किया यार, क्या कर दिया। क्यों? वॉल्यूम को आपने फ्री छोड़ा ही नहीं, राइट? और आपने सिस्टम, होल सिस्टम की बात हो रही है, ओवरऑल सिस्टम के वॉल्यूम को आपने साइज के अकॉर्डिंग चेंज होने ही नहीं दिया, राइट? मास ऐड करते गए और उसको फ्री नहीं छोड़ा, और आप कहते हो कि डेंसिटी इंक्रीज कर गई। अरे प्रोसेस करा के इंटेंसिव एक्सटेंसिव चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी देखो कभी वो वेरिएबल दिखेगा, और वही चीज इंटेंसिव में भी, कि प्रेशर में मास ऐड करती हूँ तो प्रेशर बढ़ जाता है, और मैं पिस्टन सिलेंडर में मास ऐड करती हूँ तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो मैं प्रेशर में भी तो कंफ्यूज होगी कि वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। तो आप लोगों को क्या समझ आ गया कि कोई प्रोसेस करा के कभी इंटेंसिव एक्सटेंसिव चेक नहीं करना है। लिखो वार्निंग में मेरे बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या? नेवर चेक या नेवर एनालाइज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव नेचर, ठीक है, ऑफ प्रॉपर्टीज by applying any process. अभी ठीक है बेटा, राइट? अब बात आते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। क्यों? क्योंकि हर दूसरे तीसरे साल आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे ऑब्वियसली बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज तो आपके सामने आ ही गई हैं, लेकिन इंटेंसिव के लिए आपको बहुत जरूरी बताना है। तो लिखेंगे प्लीज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कुछ आपके सामने ला रही हूँ। यहाँ तो पता ही है, मास हो गया, मोल हो गया, और वॉल्यूम हो गया, और जितनी थर्मोडायनेमिक एनर्जीज हैं ये बताने के लिए मैंने कॉलम खींचा, मास वॉल्यूम मोल के लिए नहीं। जितनी थर्मोडायनेमिक एनर्जीज की बातें होंगी बेटा, वो सभी की सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक टोटल कलेक्शन ऑफ एनर्जी है। जितनी भी एनर्जीज आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में मेरे साथ, सिस्टम की जो कि स्टोर्ड है उसकी बॉडी में, वो सब उसकी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज का सम है, राइट? उनका कलेक्शन है। जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, उसी से रिलेटेड इंथैल्पी हो गया, है ना, इससे गिब्स एनर्जी हो गया, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट बेटा, अरिजीत एक सेकंड में अपनी बात कह दूं।
तो ये जितनी भी थर्मोडायनेमिक एनर्जीज ऑफ सिस्टम है ये सब एक्सटेंसिव में आएंगी, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक कलेक्शन पे निर्भर करती हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पे किसी सिस्टम का 1/4 पार्ट इमेजिन अलग करते हो, तो माइक्रोस्कोपिक कलेक्शन उसका अलग हुआ, तो उसका इंटरनल एनर्जी कलेक्शन यू अलग हो जाएगा, और बचे हुए हिस्से में जो एयर है उसमें इंटरनल एनर्जी कलेक्शन यू अलग हो जाएगा बेटा। इसका अर्थ है ऑल जो है सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जल्दी से एनर्जी वो यहाँ पर आएंगी, तो लिखना इंटरनल एनर्जी, सिंबल तो आप जानते ही हो यू या ई, हाँ या नहीं बेटा। और जैसे सारी एनर्जीज के नाम लिख लो जो तुम्हें याद आ रहे हो, एंथैल्पी एच गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। एंट्रोपी भी, एंट्रोपी एनर्जी नहीं होती, टीएस एनर्जी होता है, हम बात करेंगे जब एंट्रोपी पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ हीट कैपेसिटी लिखते जाओ बेटा। रेजिस्टेंस, अभी मैं रुककर आपसे बात कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये पॉइंट वो प्रॉपर्टीज आपसे सोचने को कहूंगी। रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, ठीक है। और ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टीज। अब जरा रेजिस्टेंस ऑफ वायर के बारे में सोचो, तो फिर से कहूंगी, एक वायर सामने इमेजिन करना, कुछ नहीं करना, मत छूना वायर को, दूर रख देना, ठीक है। और उसको अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। कैसे? एक छोटा, ये पूरा वायर है, ये पूरा वायर है, इसको आप अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करो अभी तुरंत, इमेजिनरी बाउंड्री से दिमाग में, ठीक है। और फिर कहो इस पार्ट का रेजिस्टेंस और इस पार्ट का रेजिस्टेंस अलग होगा। क्या सेम होगा? रेजिस्टिविटी। इस पार्ट का कंडक्टेंस अलग होगा, इस पार्ट का कंडक्टेंस अलग होगा, ठीक है। क्या सेम होगा? कंडक्टिविटी। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 12th पास बच्चे हैं, 13th में हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो इन नामों को आपके सामने ले सकती हूँ मैं, 11th के बच्चों के सामने नहीं ले सकती, उन्हें उतना ही आता होता है उस वक्त तक। पर आप ऐसे इमेजिन करें, हीट कैपेसिटी की बात फील करा देती हूँ, फील करा देती हूँ, लिखा देती हूँ, या वो एक बिल्कुल बेकार की बात, फील करो उसको। अगर मैं 5 ग्राम की आयरन की बॉडी लेती हूँ और वहीं पे 500 किलोग्राम के आयरन की बॉडी लेती हूँ, आयरन ही लेना, और आप दोनों को 1 यूनिट टेम्परेचर राइज के लिए हीट करें, तो ऑब्वियसली 5 ग्राम की जो आयरन की बॉडी है उसको कम हीट लगेगी, और 500 किलोग्राम की जो आयरन की बॉडी है उसको ज्यादा हीट लगेगी। तो मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील होता है। लेकिन जैसे आप इंटेंसिव कहते हो, वो प्रेशर टेम्परेचर तो ठीक है, आपने पढ़ ही लिया है अब कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये फॉर्मेलिटी तो मैं कर ही देती हूँ, लिख लो जल्दी से, मैं इसे फिर खत्म कर दूं, टाइम होने वाला है। प्रेशर हो गया बेटा, टेम्परेचर हो गया, अभी डेंसिटी हो गई इंटेंसिव में, ऑल कंसंट्रेशन टर्म हो गए। सही तरह से यूज करोगे तभी फील होगा। एक सोल्यूशन बनाओ, उसको सामने रख दो, मत छुओ, इमेजिनरी बाउंड्री से उसे 2 अलग पार्ट में डिवाइड करो, फिर देखो कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव फील होता है, ठीक है। ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, राइट। अब आती हूँ मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर इंटरनल एनर्जी। जैसे ही मोलर वर्ड कहा, क्या वो टोटल इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल मोल हो गया ना? तो वो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई ना। वो मोल डिपेंडेंट कहाँ से होगी? वो तो 1 मोल के लिए डिफाइंड होती है। सब लोग समझदार बच्चे हो, इसलिए इससे ज्यादा डिटेल नहीं बोल रही। इसी तरह जैसे वॉल्यूम आपने इधर लिखा था, लेकिन यहाँ मैं लिखूंगी स्पेसिफिक वॉल्यूम, हाँ या नहीं? मोलर वॉल्यूम याद है? स्पेसिफिक वॉल्यूम V टोटल अपॉन टोटल मास, हाँ। मोलर वॉल्यूम V टोटल अपॉन N टोटल, तो पर मोल आ जाएगा वॉल्यूम। यानी कोई भी, आपने सुना नहीं अभी, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मैं मोलर या स्पेसिफिक लिख दूं, यानी उसे पर ग्राम या पर मोल डिफाइन कर दूं, तो कहीं ना कहीं वो 2 एक्सटेंसिव का रेशियो हो जाएगा एंड इट बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ या नहीं बेटा? राइट।
तो इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह स्पेसिफिक जितनी भी हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, सही है। और कुछ प्रॉपर्टीज मुझे याद आ रही है, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। अच्छा तुम्हें ये तो पता ही है ना कि मैं इस लिस्ट को इनफाइनाइट लंबा तो नहीं कर सकती, लेकिन क्या कुछ प्रॉपर्टीज मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी फीलिंग आ जाए कि अभी रैंडम अचानक से एग्जाम वाले दिन अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आप बैठ के उसका फॉर्मूला नहीं ढूंढें जब तक और कोई रास्ता ना हो आपके सामने। सबसे पहले उसे किसी सिस्टम में इमेजिन करें और उसके अनइक्वल पार्ट करें। अगर आपको फीलिंग नहीं हो रही तो उसका फॉर्मूला ढूंढ ले, आपको आंसर मिल जाएगा। ईएमएफ ऑफ बैटरी बेटा, है ना, ईएमएफ ऑफ बैटरी। अभी फॉर्मूला चाहिए तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, तो ई सेल इज डेल्टा जी बाई एन एफ। एन इज मोल, वो भी एक्सटेंसिव, और डेल्टा जी इज गिव्स एनर्जी चेंज, वो भी इंटेंसिव, सॉरी एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद आ गया। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही बोल रहे हो यश जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अब मैं बोल देती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये लिखो, ठीक है। वेपर प्रेशर, वेरी गुड। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी लिख लो इसमें। अब मुझे लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, अब मुझे ज्यादा यहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से अब एग्जाम्पल आने लग गए। मतलब महसूस होना शुरू हो गया। हमारा जो मेन पार्ट था कि भाई मुझे ये ना रटना नहीं है भाई किसी भी सूरत में, अब मुझे फील करना है ये चैप्टर, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ वो काफी डेप्थ में जाने वाला है बेटा, इसलिए मैं अभी तो उसको आगे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं बोली तो चुप नहीं हो पाऊंगी। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, तो ये रहेगा हमारे नेक्स्ट क्लास का पहला टॉपिक। हाँ तापिशी, बिल्कुल। और तापिशी एक्टिविटी जो है ना, एक्टिविटी इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वो एक्सटेंसिव है, लेकिन स्पेसिफिक एक्टिविटी है ना वो इंटेंसिव है। हाफ लाइफ, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, इंटेंसिव है। हाँ अस्तित्व क्या बोल रहा बेटा मेरे, देखो बेटा, वाइंड अप करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया है कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि मैं ये अब उम्मीद करूंगी कि आप बस इसको कॉपी से रिवाइज करने की जरूरत नहीं, इसे बैठे बैठे 10 मिनट में 15 मिनट में एक बार पूरा दिमाग में ना मैपिंग आ जानी चाहिए आपको। और अब की बार थर्मोडायनेमिक्स रटनी नहीं है यार, मेरे से पढ़ने के बाद रटना नहीं है। अगर रटा तो फिर सारी क्लासेस का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपकी आपकी ताकत बननी चाहिए। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन से शुरू करूंगी, बिल्कुल टाइम पे मिलना, क्योंकि थोड़ा भी शुरू का अगर एक पैराग्राफ भी छूट गया, लेट कमर्स जो लेट आते हैं, अगर मैंने 15 मिनट बोल लिया तो फिर आप लेक्चर समझ नहीं पाओगे, ठीक है बेटा। चलो बाकी बस बात, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। स्टूडेंट ध्यान सुनो, अभी सुनो, टाइम टेबल नोट कर लो, टाइम टेबल। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट एक मिनट